वगैरह लड़कियां सरकारी नौकरी मांगती है सर, वरना वो कह रहा मेरे से कोई ब्याह करो, नहीं लूंगा दहेज में। ये लड़कियां आरएस लग जाए और बाद में कह देगा हम तो बेरोजगार युवाओं से शादी करें। दहेज छोड़ो, वो तो कहेगा मैं लगाऊंगा झाड़ू पोछे, मैं खाना बना के तैयार रखूंगा, तुम अपने काम करो ऑफिस जा। और ये मैंने आपको कल ही बताया था कि जो जितना जनजातीय समाज है उतना ही उस जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो अपने आप ही दहेज प्रथा नहीं, जैसे जैसे एजुकेशन आएगी वैसे वैसे दहेज प्रथा आएगी। ये है ना, उल्टी बात है। अपने अक्सर कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों में नहीं है, उनमें ज्यादा है, उनमें ही है, बाकियों में तो है ही नहीं। बिना पढ़े लिखे वाले तो समझ ही नहीं रहे इन चीजों को अभी तक ही। नॉर्मल बर्तन दे के ब्याह हो रहे हैं अभी तक। जो पढ़ लिख गया और उसमें भी जो नौकरी लग गया उसने कहा आओ देखे कौन कौन मैदान के अंदर है, अब लगाई जाए नीलामी कह के बिस्मिल्लाह। तो, हाँ, गाड़ी भी मांगते हैं, क्या बात करते हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि गाड़ी भी मांग लेते हैं। अच्छा, तो लड़कियां खुद भी मांग लेती है, लड़कियां नहीं मांगती? हाँ 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 हाँ, क्या लड़कियां वगैरह लड़कियां सरकारी नौकरी मांगती है सर, वरना वो कह रहा मेरे से कोई ब्याह करो, नहीं लूंगा दहेज में। नहीं नहीं भाई, ये बात एकदम सच्ची सच्ची सी बात है। हम है ना इसको वन साइडेड देखना शुरू कर देते हैं सिस्टम को। अक्सर लड़कियों में यह है कि कोई थर्ड ग्रेड लग जाए, टीचर लग जाए तो चाहती है कि कोई सेकंड ग्रेड वाले से शादी करे, सेकंड ग्रेड लग जाए तो फर्स्ट ग्रेड वाले से करे, फर्स्ट ग्रेड लग जाए तो आरएस से करे, आरएस लग जाए तो आई, वरना यदि लड़कियां आरएस लग जाए और बाद में कह देगा हम तो बेरोजगार युवाओं से शादी करें। दहेज छोड़ो, वो तो कहेगा मैं लगाऊंगा झाड़ू पोछे, मैं खाना बना के तैयार रखूंगा, तुम अपने काम करो ऑफिस जा। पर हमने ट्रेंड वैसा ही सेट कर लिया, वैसा कर लिया तो चल ही रहा है। और ये भी कि भाई लड़के वाले मांगते हैं तो लड़कियां खुद भी तो घर में कहती है ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। और मैं जब ये कहता हूं कि लड़कियां कहती है तब मना करती है लड़कियां, नहीं सर ऐसा लड़कियां नहीं कहती। तो मुझे कई बार लगता है कि मैं कोई दूसरे ग्रह से आ गया क्या। मैं आसपास के समाज में, आसपास के घर परिवार में मैं भी तो देखता ही हूँ ये चीजें, और डिमांड होती है। और तो हमें पहले एक सर पढ़ाया करते, तो सर हमेशा एक एग्जाम्पल ही दिया करते कि उनके कोई एक दोस्त थे सर के और वो डॉक्टर साहब लग गए। तो डॉक्टर साहब लग गए तो भाई रिश्ते उस टाइप के आए, पैसे वालों के आए सब। कि जैसे कोई नौकरी नहीं लगता है तो पैसे वाले लोग नजरें गड़ा के रखते हैं कौन लगाया नौकरी, संभव पता लगाया जाए दूर दूर गांव में किसकी लगी है नौकरी, इसको पकड़ेंगे अपने। तो डॉक्टर साहब को पास रिश्ते अच्छे आए, तो अच्छे परिवार में सगाई हो गई डॉक्टर साहब की। तो डॉक्टर साहब के ससुर जी थे, उनके पास खूब सारे पैसे थे, और ससुर जी ने एक दिन फोन किया कि डॉक्टर साहब वो हम गाड़ी दे रहे थे तो आप तो ये बता दो भाई कौन से कलर की चाहिए, आरजे नंबर कौन से चाहिए। अब तो क्या ये हो गया भाई आप गाड़ी कहीं से निकलवा लो, पर जहां पे रजिस्टर्ड करवाओगे वो आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना? भले मैं गाड़ी यूपी से लेके आऊं पर मैं आरजे 14 ले सकता हूँ। तो भाई मैं रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया, जयपुर करवाया, तो आरजे 14। पहले ये था भाई जहां से निकलवाते हो वही नंबर है। अब मान लो मैं हूं बीकानेर का और मैंने आरजे 14 की ले ली और मैं बीकानेर चलाऊंगा तो दिक्कत ही रहती है। फिर बीकानेर में हर कोई रोक लेता है बाहर की गाड़ी है, लोकल की देख के तो रोकते नहीं भाई, लोकल का ही होगा, बाहर की देखते फटाफट वो रोक लेंगे। तो बंदा चाहता था कि यार मैं जहां का आरटीओ हो वहीं की निकलवा लूं अपनी गाड़ी। तो उन्होंने ससुर जी ने कहा भाई आप तो बता दो कहां से गाड़ी निकलवा के दे और कौन से कलर वगैरह की निकलवा के दे, कौन सी निकलवा के दे आप तो बता दो। डॉक्टर साहब ने कहा क्या बात करते हो, पर मैं दहेज का समर्थक ही नहीं, मैं दहेज लूंगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा अरे दहेज कौन दे रहा है, मैं मेरी बच्ची को गिफ्ट दे रहा हूं और मैं मेरी बच्ची को तो दे ही सकता हूं, और आपके घर वालों ने नहीं मांगा, न आपने डिमांड की, मैं मेरी मर्जी से दे रहा हूं, इसमें आप इतना वो यूं मत फील कीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं नहीं आप भले इसको कितनी चाशनी में लपेट लपेट के बोलो, पर ये मतलब तो इसका दहेज ही होता है, और ये मैं नहीं कर सकता, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, फिर मतलब क्या हुआ इस बात का। ससुर जी ने वापस कहा अरे यार आप फालतू में ऑफेंड हो रहे हो इस बात पे, मैं कह रहा हूं मैं दे रहा हूं, आप तो केवल ये दो चीजें तो पूछिए वरना मैं यूं ही दे दूंगा बिना पूछे आपसे। डॉक्टर साहब ने कहा अब तो मैं आपको और कहता हूं कि नहीं देनी, पर ये बहुत गलत तरीका है ऐसे। तो उन्होंने फाइनली बाद में कहा ठीक है जैसा आप चाहो। शाम को उस लड़के ने डॉक्टर साहब को फोन किया कि मंगते तेरी तनख्वाह से पूरी जिंदगी घड़ी नहीं आएगी, इसलिए पापा दे रहे, मना क्यों किया था हर दिन में, और वापस फोन कर और पापा को गाड़ी चाहिए।
और सुन, पापा 10-1 लाख की दे रहे थे, इनके पास रुपए ज्यादा है, 20 वाली मांग। अब लड़का शाम को फोन करे, क्यों दिन में तुम्हें नींद में था, क्या कर रहे थे? हाँ कुछ गाड़ी गाड़ी कहा था आपने, ब्लैक वाली स्कॉर्पियो जो नई आई है वो निकलवा दो, एक नंबर वंबर कहीं की निकलवा दो, आप तो निकला भाई रे। है ना, ये हिंदी के लेख थोड़ी लिखने हैं कि महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत खराब होती जा रही है, दहेज में पिसती नारियां सिसकार रही है। सच्चाइयां बहुत अलग है भाई साहब, है ना। और मैं तो हमेशा कहता और हूं कि लड़कों सब अपनी बहनों को खूब भर भर के दहेज देना है, कोई भी दहेज में कमी नहीं रखनी है, क्योंकि ये जो आप दहेज दे रहे हो ये वास्तव में उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। लड़कियां भोली है जिन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी के हिस्से मांगने शुरू नहीं किए, जो अभी तक दहेज के अंदर ही चुपचाप रह रही है। भाई मान लो मेरे पापा के पास में और 20 बीघा जमीन हो, मान लो हम 3 बहन भाई होगी, 2 भाई है 1 बहन है, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे उस 20 बीघा का 10 बीघा मेरी और 10 बीघा मेरे भाई की, बहन को उसमें से कोई हिस्सा नहीं देंगे। होना ये चाहिए कि 7-7 बीघे हो, 6.5 जितनी भी पांति आती है हमारी वो होनी चाहिए। पर हम बहन को कहते हैं कि भाई देख, जमीन तो तेरे को देंगे नहीं, जमीन तेरे को दे देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, तो इसके बदले में हम तेरे को गिफ्ट दे देंगे, इसके बदले तो क्या? हाँ अरे रुक तो सुन ले, बात तो सुन तू। तो हम कहते हैं कि भाई तेरे को हम जमीन नहीं देंगे, तेरे को हम इसका हिस्सा दे देंगे, तो ठीक है। तो कैसे दोगे? तो हम कहते हैं भाई एक डाउन पेमेंट तो हो जाएगा दहेज में, पूरा एक साथ तो दे नहीं पाएंगे, बाकी देंगे तेरे को किस्तों में। तो बाकी तेरे टाबर टाबर होंगे तो देंगे, तेरे टाबर होंगे ब्याह होंगे तो देंगे, तेरी सासू मरेगी तो देंगे, तेरा ससुरा मरेगी तो देंगे, तुम्हारे घर में मरे खरे जो कुछ हो हम सब में तेरे को लाके देंगे। बहनें बोली है इस मामले में, और वो कहती भाई ठीक है आप धीरे धीरे लाके दे देना, भाइयों पे दबाव तो क्या ही डालू। जिस दिन दहेज प्रथा पूरी तरीके से बंद कर दी गई उस दिन प्रॉपर्टी से इसे मांगने शुरू हो जाएंगे, उस दिन इतने पुलिस केस होंगे जिसकी हद नहीं है। फिर अपने वाली बहन अपने से मांगेगी, तो अपने परिवार वाली जो है उनको अपने कहेंगे तू ला उधर से। भाई ले जब तक चल रहा है चलाओ, भयंकर ढंग से चलाओ, इसको ढंग से चलाया जाए। तो लड़कों तुम तो अभी तक लड़कियां बोली है, इनको पता नहीं चला है पूरी बात का, तो तुम तो इनको दिया करो। जमीन इडी बेच बाच की 1-2 बीघा देनी पड़े लाए, तू ये वापस मत मांग लेना आगे, हमारे खाने के टोटे पड़ जाएंगे फालतू में। तो ये दहेज नहीं है भाई, ये उसका प्रॉपर्टी में क्या है, हिस्सा है उसका अपने आप। तो अपने भी ये मान लो कि जिनके सरकारी नौकरियां लगी हुई है उनके तो दहेज प्रथा है, नहीं लगी हुई है उनको लगे कि दहेज छोड़ो। ये भी ना मैंने एक दिन आपको पहले ही बताया था, आपको पता नहीं अचरज की बात कैसे लगती, दुनिया की सारी महिलाएं घर में ही रखती है यार घूंघट। भाई आप गांव को मान लेते हो, गांव एक बड़ा घर है ना भाई। घर का मतलब हुआ जिनको हम जानते हैं उनसे घूंघट किया जाता है, क्योंकि गांव में चाचा ताऊ आसपास में रहते हैं, उनके घर है आसपास में, इसलिए गांव के अंदर जब निकलती है तो क्या करती है, घूंघट। वरना मैं हमेशा ही कहता हूं कि ग्रामीण से ग्रामीण टिपिकल से टिपिकल महिला को ऐसी जगह ले जाओ जहां पर उसको कोई जानता नहीं, वहां पे करती है घूंघट, बात खत्म हो गई। तो मैं घूंघट वाला तो मैंने उस दिन ही आपको पहले बताया था कि घूंघट प्रथा है ही नहीं, घूंघट प्रथा तो वैसे ही खत्म ही हो आ गई है, अब तो केवल नाम नाम बचे। सार्वजनिक स्थानों पे कोई घूंघट होता ही नहीं है। तो ये कई बीच में अशोक गहलोत सरकार ने चलाया था कि पर्दा प्रथा बंद करे, मैं कहा होगी तो करोगे बंद, कहां दिख रही है, कौन से आपको सार्वजनिक स्थान पे दिखा? आप जीटी डब्ल्यूटीपी किसी मॉल में बाजार में घूमिए, किसी लोकल बाजार में भी घूम लीजिए, और वहां कितनी महिलाएं घूंघट के अंदर घूम रही है वो देख लीजिए, अपने आसपास में देख लीजिए। मैं तो वो हमेशा एग्जांपल देता हूं कि मम्मी पीहर जाती तो मामा जी लेने के लिए आते, तो पहले हम छोटे थे तब तो मामा जी लेने के लिए आते, मैं थोड़ा बड़ा हो गया 9-10 के अंदर आ गया, तो मम्मी ने कहा कि अब तो तेरे मामा जी नहीं, मामा जी फौज में थे तो कई बार छुट्टी मिलती, कई बार छुट्टी नहीं मिलती, तो इस बार तो तेरे मामा जी नहीं आएंगे, तू ले जाएगा, वहां ले जाऊंगा। तो उसके सामान ही तो उठाना है, बस मैं बता दूंगी तेरे को इससे चेंज करके ये बैठनी, इससे चेंज करके ये बैठनी, ठीक। तो हम ठेठ उधर बैठते भाई, बॉर्डर से बैठते, तो वहां पास वाले कस्बे में वो लेके आती बस, तो मम्मी उसमें पूरा घूंघट निकाल के वैसे बैठते। अब वहां से कस्बे वाले से हम बीकानेर वाली बस चेंज करते, बीकानेर वाले चेंज करते, मम्मी मेरे से पूछती कि देख देख तेरे पापा को जानकार है क्या,
मैं देखता मैं कोई नहीं है। आस पास वालों को तो मैं जानता ही था, साथ में पापा के टीचर वगैरह थे उनको जानता था, मगर नहीं है। तो मम्मी थोड़ा सा यूं ऊपर कर लेते, एहतियातन थोड़ा सा, क्या पता हो जाए तो खींच ले, नहीं है तो रेडी है आराम से। बीकानेर आते, बीकानेर से आगे हम आगे वाली बस पकड़ते, तब मम्मी वापस कहती एक बार और देख ले। मन नहीं है तो कोई घूंघट नहीं, किस बात का घूंघट है। फिर वहां से अब वो उस जगह पहुंचे जहां से आगे अब ननिहाल वाली मिलेगी, तब यहां होता है, मेरा ननिहाल एकदम हरियाणा बॉर्डर पे पड़ता है एकदम। तो वहां आते आते तो मम्मी की भाषा और चेंज होती, पहले टिपिकल मम्मी हमारी वाली भाषा बोलती, यहाँ आते आते हरियाणवी बोलती। और वहां दुकान वालों से वैसे एकदम दादागिरी से, टमाटर तो गलेड़ा है, ये ऐसे क्यों दे रहा है, एकदम वैसे टिपिकल। वरना पीछे यदि कोई सामान नहीं मंगवाना तो मम्मी मुझे कहती तू लेके आ, तू ये सामान लेके आ, धीरे से बोलती है एकदम। पर वहां आते आते पूरा एकदम वातावरण चेंज होता है। ननिहाल में उतरे, गांव में क्या सब एक दूसरे को जानते हो रहे, तो जैसे ही उतरे आसपास में जो बच्चे कर रहे थे, बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई, कोई आपका थैला पकड़ता है, कोई ये पकड़ता है, कोई भांजे के सिर पे हाथ फेरे, सब वो और रहता है। कोई टैक्सी वाला आ गया, अब टैक्सी वाले गांव में तो सब गुटखा खाए हुए और रहते हैं। तो फिर मम्मी एक आधे कैसे, अरे गुटखा खाया तू, मैं को यहाँ आते आते घूंघट छोड़ो, पूरा वातावरण ही चेंज हो जाता है। तो ये घूंघट केवल वहां किए जाते हैं जहां हम किसी को जानते हैं। तो ये मेरे तो ये नहीं समझ में आया कि इन्होंने इफेक्ट बना कैसे दिया। तो भाई घर में ही रखेगी, घर से बाहर मजदूरी करने के लिए जो जो महिलाएं जाती है वो कहाँ घूंघट रख पाती है। कोई फैक्ट्री में जाती है महिलाएं, वहां घूंघट रखती है, घूंघट रखेगी तो फिर काम कैसे करेगी। तो आप हंसा मत करो इस बात पे, आप भी लड़के हो, घर में ही रखोगे, घर से हाँ है, घूंघट निकालना अच्छी बात है बुरी बात है? तेरे को निकालना नहीं पड़ रहा ना मेरे को पता, जो निकाल रही है इनसे पूछ, अपने दोनों ने निकाल के देखा नहीं कभी, क्या बता अच्छा है कि बुरा है। मैं तो ये कह रहा हूं, निकाल ही कौन रहा है भाई, अच्छा नहीं था इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। धीरे 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 सामाजिक मूल्य देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। किसी टाइम का सामाजिक मूल्य वो था जब रखे जाते थे, अब अपने को लगा नहीं है छोड़ दिए। अब उल्टा जब अब सरकारी नौकरियां वगैरह यही आ गई पूरी तरीके से, तो कहाँ घूंघट है। अब वो थोड़ा बहुत कोई नाम मात्र का बचा है, पतड़ो दुपट्टो तेरे मुंह दिखा वाली लैंग्वेज है, थोड़े दिन वही हट उठा जाएंगे। कबीले होते हैं, एक कबीला ये एक कबीला वो, तो इस कबीले ने मान लो उस कबीले का एक बंदा मार दिया, तो या तो उस कबीले वाले आके इस कबीले के दो बंदे मारेंगे, वापस बदला लेके जाएंगे, या पैसे दे दो, या क्या दे दो। तो वो आगे कहेंगे भाई या तो हम तुम्हारा बंदा मारेंगे वापस, या हमें पैसे दो, तो कितने देंगे देख लो कितने का था, उसके हिसाब से दे दिए जाए। ये तो अभी तक ही है, भयंकर वाला मोताने वाला जो इनका सिस्टम है, वो तो अभी भी इनके अंदर होते हैं। पुलिस के न्यूज सांस ऊपर चढ़ जाती है कि कबीले आमने सामने हथियार लेके कबीले हो जाते हैं, अब इनको जैसे तैसे सुलझाया जाए। तो हमारे एक साथ वाले इनके इलाके के अंदर डिप्टी लगे हुए हैं, तो वो कई बार सुनाते रहते हैं कि इनके ऐसे जब भी कुछ हो जाए तो ये तो कबीले आमने सामने हो गए, फिर हम पुलिस वाले जाके इनका मामला सुलझाते हैं। मामला सुलझाते हैं तो फिर कि भाई कितना मोताना, तो कि भाई पहले कहा कि 50,000 लेंगे, 40,000 लेंगे, यूं धीमे वो कहते इतना तो नहीं देंगे, इतने का तो था ही नहीं हमारा, जिसको भी मार के आए थे वो इतने का तो था ही नहीं, इतना किस बात का लिया जाए। यूं करके मान लो कर दिया 40,000 पे मामला बैठ गया कि 40,000 है। तो उधर से मोताना लेने के लिए मान लो 400 आदमी आए, 400 आदमी हथियार लेके आए थे मोताना लेने, और रुपए कितने मिले 40,000, तो उन 400 में बंटेंगे सारे 100-100 रुपए लेके। अब उसमें भले 400 भले छोटे बच्चे हैं भले बूढ़े हैं, सब लेके जाएंगे, जितने लोग आए हुए उन सबको बाद में बराबर का हिस्सा बंटेगा। उसके अंदर बाद में ये नहीं कि भाई एक आदमी लेके चला गया ना, जितने मोताना लेने के लिए वो चलेगा। क्योंकि आजकल तो वो फिल्में विल्में देख के सब होशियार हो रहे, तो यूं के दोनों कबीलों को साइड में बिठा दिया, एक कबीला इधर बैठा एक, और बीच में लाइन खींच देते हैं इधर नहीं आओगे और तुम इधर रहो, वरना तो आपस में लड़ाई वगैरह कर ले। पुलिस होती है कम, सबके पास हथियार लिए हुए, पुलिस वाले वहां खड़े हैं 25, इधर 400 आदमी इधर हथियार लिए खड़े हैं, 400 इधर खड़े हैं। किसी के पास तीर कमान है, किसी के पास भाला है, किसी के पास तलवार है, सब अलग अलग हथियार लिए हुए खड़े हैं। कि पुलिस मान लो ऊपर भी किसी को फोन करती है सीनियर को कि और पुलिस भेजो, जाब्ता भेजो, यहाँ पे मामला गंभीर हो सकता है, तो ऊपर से और पुलिस आई, 10 पुलिस वाले और भेज दिए तो 35, तो बाद में लाइन वाइन खींच के बिठाते हैं, भाई तुम इधर रहो तुम इधर रहो। तो फिल्में देखी होती है, लड़के नए नए थोड़े बहुत कोई पढ़े लिखे भी होते हैं, फिर वो एकदम उस लाइन जिसको हम खींचते हैं ना, उस लाइन पे नंगी तलवार लिया हुआ और उधर आंखें निकालता हुए घूमेगा, झुकेगा नहीं पुष्पा तो डराते और रहते हैं कि यार